और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो घालमेल हो रहा है उसकी बात। हो सबसे पहले मैं भाऊ से पूछता हूँ, भाऊ ये क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो जाते हैं मिलने प्रधानमंत्री से, और उसके बाद तुरंत बाद संजय राउत जो है वो प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर देते हैं। फिर हमारे शरद राव जी जो हैं वो बुला लेते हैं प्रशांत किशोर को, और उसके बाद नाना पटोले जी कह देते हैं कि साहब कांग्रेस तो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। ये कौन सी पैंतरेबाजी हो रही है? थोड़ा हमें भी समझाएं। समझाने की बात क्या है? हाथी जब खाता नहीं तो दांत दिखाते रहता है। ये तो खा नहीं रहे तो दिखा दे रहे। ये खाने के दांत बोलते ना, हाथी के खाने के दांत और होते, दिखाने के और होते। हर महाविकास आघाड़ी में जो हर पार्टी है वो अपने तरीके से कुछ दिखाना चाहती है, करती कुछ नहीं है। तो एक दूसरे को जो पहले से फडणवीस बोल रहे थे कि हम तो ये सरकार गिराएंगे नहीं, ये अपने ही बोझ से गिरेगी, तो अब बोझ सामने आने लगा है। एक दूसरे को लगता है कि दूसरा बोझ है, दूसरे को लगता है कि तीसरा बोझ है, तीसरे को लगता है कि पहला बोझ है। तो उसकी क्या बोलते तकरार हो रही है। अब पटोले जब बोलते हैं तो वो तो सुपर संजय राउत बन गए। 2 साल से इनको पार्टी का अध्यक्ष चुनने को सब समय नहीं मिल रहा है, और वो 24 का चुनाव जीतने निकले। अब बोले क्या? तो उनसे तो संजय राउत अच्छे हो गए, कम से कम आज की बात तो बोलते हैं, गलत हो सही हो लेकिन आज के बोलते हैं। ये तो 3 साल आगे जो चुनाव है उसके बारे में बोल रहे। तो पटेल हो पवार हो, अच्छा पवार की बात है तो पवार हमेशा ऑप्टिक्स बना देते। उन्होंने अगर प्रशांत किशोर को बुला लिया है तो प्रशांत किशोर इनके लिए क्या कर सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, उस घोड़े के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो घोड़ा दौड़ ही नहीं सकता उसके लिए प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बिलोया क्यों? तो सीधी सी बात है, वो कांग्रेस को डराना चाहते हैं कि भाई हम तो अकेले बलबूते पर जाएंगे, शिवसेना को साथ लेंगे, आपको तो हम साथ नहीं लेने वाले हैं। तो नाना पटोले चिल्लाने लगे। हमारे मराठी में एक कहावत है, बाजारात तुरी भट भटनीला मारी। यानी तुअर जो होती है वो तो बाजार से लाई भी नहीं, लेकिन उस पर से मियाँ बीवी एक दूसरे को मारने लगते। वैसी बात चल रही। हाँ बिल्कुल, सत्ता तो उनको चाहिए थी। और देखिए, जब आप राजनीति में माहिर नहीं होते तो आप बड़े ये जुए नहीं खेल सकते, ये भूल गए थे। अब जो ओमकार जी ने बताया उसमें एक थोड़ा मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब उनको 6 महीने में उनको प्राइम मिनिस्टर एमएलए बनना जरूरी था, एमएलसी या एमएलए बनना जरूरी था, तो उन्होंने तय किया था कि अप्रैल में जो विधान परिषद के चुनाव आएंगे उसमें वो खड़े हो जाएंगे, वो चुनाव होगा। लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो उन्होंने एक दूसरा वाया मीडिया निकाला था कि राज्यपाल नियुक्त जो 2 नॉमिनेटेड जगह खाली थी और उस पर एक जगह उनका नाम नॉमिनेट किया जाए। ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने वो ठुकरा दिया। उसका कारण अलग था। राज्यपाल चुनाव नहीं ले सकते, चुनाव लेना जो है वो चुनाव आयोग करता है काम। और चुनाव आयोग ने लॉकडाउन लगने के बाद डिक्लेयर कर दिया कि बेमुदत बेमुदत हम सब चुनाव आगे ढकेल रहे हैं। अब इनका जो प्लानिंग था उसमें अप्रैल में वो चुनाव होने थे और 9 जगह के चुनाव थे, लेकिन उसमें विधानसभा के जो एमएलए है वो चुनते हैं 9 कैंडिडेट। तो वो चुनाव थे और वो आगे जब पोस्टपोन किए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने जो प्रस्ताव ठुकराया था वो नॉमिनेटेड एमएलसी का था। और दूसरी बात ये थी उसमें कि ऐसा दुनिया में इसके पहले 2 बार हुआ है। एक बिल्कुल शुरुआत में जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी
तब राजा जी चीफ मिनिस्टर थे और उनको वहां के गवर्नर, मेरा ख्याल है प्रकाशम वगैरह कोई गवर्नर थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। और उस पर नेहरू भी गुस्सा हो गए थे कि अरे हम असेंबली और डेमोक्रेसी चला रहे हैं और आप नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर कैसे ला सकते हो, क्योंकि वो नॉमिनेटेड एमएलसी थे। दूसरी बात ये हुई थी, हमारा जो प्रसिद्ध मंडल आयोग है, वो मंडल आयोग जिनके अध्यक्षता में बनाया गया, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, ये 69 में एमपी थे। और उनको उस वक्त आपको मालूम है आयाराम गयाराम चलता था, सुबह इस पार्टी में थे, शाम को उस पार्टी में गए। तो उनके पास कुछ 10-12 एमएलए थे बिहार के, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। तो ये अपने 15 एमएलए कर इधर जाते थे उधर जाते थे, ऐसा चलता था। तो एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उनको चाहिए, समझो मेरे को नाम नहीं याद रहा, कोई सिंह था, भाऊ सिंह समझो, तो उसको चीफ मिनिस्टर बना लिया और 3 दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर था। उसने मिनिस्ट्री भी नहीं बनाई, सिर्फ एक प्रस्ताव बनाया कि भाई बीपी मंडल को एमएलसी बनाया जाए। और जिस दिन उसका गैजेट निकला उसी दिन उन्होंने रिजाइन किया। और क्योंकि वो तो बीपी मंडल उस वक्त एमपी थे, तो खुद ही चीफ मिनिस्टर अपने को ही नॉमिनेट करने की सिफारिश करे, वो गलत लगेगा, इसलिए 3 दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और बाद में उसने वही एक काम किया, उस चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनको नॉमिनेट करने की सिफारिश की, और जो सिफारिश अमल में आ गई उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर गठजोड़ और जुगाड़ हुआ और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल चीफ मिनिस्टर बने। मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने के लिए थे। ये दो अगर बातें हम छोड़े तो नॉमिनेटेड, यानी नॉमिनेटेड जो चीफ मिनिस्टर होता था वो खुद अपना नाम पेश करे, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए कोश्यारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकराया था। उसका एक कारण ये था और दूसरा कारण अलग था कि वो जो नॉमिनेटेड जगह थी वो सिर्फ 6 या 7 हफ्ते के लिए थी, यानी 6 हफ्ते के लिए एमएलसी बन जाते उद्धव ठाकरे, लेकिन 6 हफ्ते के बाद उनकी मुदत खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्होंने रोका था। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर से उद्धव ने बात की और बोले कि नहीं तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, उस वक्त हमारे चुनाव आयोग के प्रमुख थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अमेरिका में थे, सुनील अरोरा। तो मोदी जी ने उनसे बात की और उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस लेकर यहाँ के तो उनके जो साथी थे उनके साथ मीटिंग की और वो चुनाव लेने का तय हो गया, जिसमें 9 एमएलसी चुने गए। उसमें और एक बात ध्यान रखो, उसमें भी राजनीति हुई। अब बात ये थी कि अगर आपके पास, यानी आघाड़ी के पास 170 के आसपास एमएलए थे और बीजेपी के पास हार्डली 110 थे, तो 9 में से कम 6 लोग आघाड़ी के आराम से चुने जाते और बीजेपी को 3 ही रखना पड़ता, चौथे के लिए चुनाव लेना पड़ता। तो अगर 9 के 9 ही कैंडिडेट आ जाएंगे तो वोटिंग नहीं होगा, और वोटिंग नहीं होगा इस शर्त पर वो चुनाव डिक्लेयर हुए थे। इसलिए 5 और 4, बीजेपी की ताकत कम होते हुए भी बीजेपी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए, आघाड़ी की ताकत ज्यादा होते हुए भी उन्होंने 6 नहीं 5 ही कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि 2-2-2 ऐसा होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का आग्रह था। तो कांग्रेस बोलती कि एनसीपी 2 खड़े करेगी, शिवसेना 2 और हम भी 2 खड़े करेंगे। जब कांग्रेस ने इसके लिए बहुत आग्रह पकड़ा तो उद्धव बोले तो मैं रिजाइन कर देता हूं, मैं ही एप्लीकेशन नहीं भरूंगा। और आखिर में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुनाव किया, क्योंकि वोटिंग ना होने के शर्त पर वो चुनाव हुआ था और वोटिंग नहीं हुई। इसका मतलब बीजेपी ने या मोदी ने जो किया वो सिर्फ मेहरबानी नहीं थी, उसमें भी पॉलिटिकल
एडजस्टमेंट थी, फायदा देखा गया था। ये बात तो ये मैंने ओमकार जी ने जो बताया उसका खुलासा करके जी जी बोलना पड़े। ये बात तो हमने किसी ने ध्यान नहीं दी। ये आपने बहुत एक अंदर की बात बताई जिसको नहीं, अधिकतर एक बात होती है, मोदी या फडणवीस या बीजेपी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने क्या चालाकी की ये तो बताएंगे नहीं। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर सरेंडर हुआ, ये तो मुंबई या महाराष्ट्र को मीडिया को बताना नहीं। उल्टे बोल गए, देखो कैसे कांग्रेस बीजेपी को सरेंडर होना पड़ा। अरे एक एमएलसी आसान से उनका आ गया, ये सरेंडर कौन हो गया? जब आपका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि छठा कैंडिडेट आघाड़ी के तरफ से खड़ा होता है तो मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब मैंने 5 ही कैंडिडेट हो गए, ये मोदी को जुबान दी है, ऐसा उसका मतलब था। लेकिन ये बातें तो देखो, हम जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमको जो दिखाई देता है उसके पीछे क्या है वो ढूंढना पड़ता है, वो उस वक्त ढूंढा नहीं गया। इसलिए ओमकार जी तो दिल्ली में बैठे, लेकिन यहाँ के पत्रकार क्या कर रहे थे? आप तो अंधेरे में हो क्योंकि आप दूर बैठे हो। मराठी या मुंबई के जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, मीडिया क्या कर रहा था? क्योंकि उनको आघाड़ी कैसे जीती वो दिखाना था, तो ये उन्होंने सच छुपाया था। लेकिन बाजी, और मुझे याद है कि कहीं एक 14 के जो इंटरव्यू मोदी जी लंबे लंबे इंटरव्यू चैनल को देते थे मोदी जी, तब मोदी ने एक किस सवाल पर एक जवाब दिया था, अरे भैया आखिर गुजराती हूं, राजनीति करूंगा उसमें भी बिजनेस तो करूंगा। तो ये बिजनेस था उसका। अब ये बिजनेस किया ये तो मोदी बताएंगे नहीं, लेकिन दिखाने ऑप्टिक्स क्या बन गया कि देखो इनकी सरकार तो मोदी जी ने बचाई। असल में अपोजिशन में रह के भी मोदी जी ने टर्म्स डिक्टेट किए थे। ये बात आप बिल्कुल आपने बात बताई, ये तो हल्की फुल्की तो हमने देखी थी, लेकिन ये कभी किसी ने इसके ऊपर विश्लेषण किया नहीं मुझे लगता है। ओंकार जी, ये एक बिल्कुल नई बात कहें इसको, या एक नए एंगल से एक विश्लेषण जो भाव ने किया वो पूरी तरह से लॉजिकल है। मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी उस वक्त बनाया था। मेरे प्रोग्राम में भी भाव ने एक बार इसका हल्का सा संकेत दिया था। और एक बात बता दूं, ये अभी 12 एमएलसी का झगड़ा चालू है, वो तो मैं पहले उनकी लिस्ट जाने के समय से बोल रहा हूं, ये तो 12 होने वाले नहीं है। तो मेरा अभी अभी मैंने एक 15 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कोशियारी से होशियारी आपको संकट में लाई है, क्योंकि कोशियारी भी चीफ मिनिस्टर रहे, उनको मालूम है उनका अधिकार कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, और गवर्नर का अधिकार और चीफ मिनिस्टर का अधिकार कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये उनको मालूम है। इनकी हालत वो गाने जैसी हो गई, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन कोशियारी को मालूम है कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये 12 नॉमिनेटेड एमएलसी की बात हो रही? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 7-8 महीने हो गए ना, इनकी लिस्ट पड़ी है। अभी तो कोई हाईकोर्ट में भी गया है कि भाई वो लिस्ट है कहाँ। तो रोज अगर सामना में लिख के का आप कोशियार को हैरान करोगे तो उनकी अभी देखिए, अब छोटी बात नहीं होती, एक राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके नाम से इस राज्य का कारोबार चलता है। उनको देहरादून जाना था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ओनरशिप का जो हवाई जहाज पर है उसमें जाकर वो बैठ गए, और बैठने के बाद आप उनको उधर से उतार देते और बोलते कि आपके यूज के लिए इसको क्लियरेंस नहीं मिला है। तो ये तो इंसल्ट करना था। तो वो तो चुपचाप उतरे, प्राइवेट दूसरा हवाई जहाज लेकर देहरादून पहुंचे, वापस आ गए। लेकिन जब उनका समय आ गया तब वो दिखा रहे कि बारामती हो, 12 एमएलए हो या 12 लफड़े हो, 12 कैसे बचते वो दिखा रहे हैं। हाँ ओंकार जी, आप कह रहे थे कुछ?
मैं ये कह रहा था कि भगत सिंह कोश्यारी बहुत ही उदार मना हैं, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, सम्मान देना भी जानते हैं, और उनका सम्मान भी बड़ा रहा है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी और चीफ मिनिस्टर से पहले थे तब भी, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं। वो कभी भी किसी से बेजा पंगा लेते ही नहीं हैं, बल्कि हाथ जोड़ करके तो सबको सम्मान देते हैं। मतलब ऐसे गवर्नर को भी आप अगर इस तरीके से लें, जब आप सामने जाएं उनसे मिलने के लिए, तो वो सोशल मीडिया में आपने चित्र देखा है संजय राउत का, वो बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके उनके सामने, और वैसे आप सामना में उनके खिलाफ रोज गाली गलौज की भाषा लिखें। मतलब करीब करीब 2 राज्यों में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ मर्यादा भंग की गई है। एक भगत सिंह कोश्यारी साहब और दूसरे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ठीक है, कभी कभी उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से टीएमसी के लोग इतनी अभद्र भाषा में उनसे बात करते हैं। महुआ मित्रा अंकल जी कह करके अगर गवर्नर को ट्वीट करें, और इनके एक कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं, वो गरिमा और मर्यादा भूल जाएं और ये कहें कि सभी कार्यकर्ता सभी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ जो है एक पत्र दे करके रखें, ये जिस दिन गवर्नर पद से हटेंगे उस दिन इनको प्रेसिडेंसी जेल में डालेंगे, तो ये राजीव बनर्जी वगैरह भूल जाते हैं कि भैया तुम तो हाई कोर्ट की वकालत करते रहे हो, पर जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो चंद्रशेखर सरकार में या वीपी सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे हैं किशनगढ़ राजस्थान से, और एक सम्मानित आदमी हैं, कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। तो और वो भी अगर हों तो अगर गवर्नर पद पर हैं तो गवर्नर पद की, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा से आपको बिहेव करना होता है। आज आप सफल हैं इस तरह की बेहूदगी करके, लेकिन हमेशा आप सफल रहेंगे इस बात की लोकतंत्र में कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसा अब भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे उनके सहयोगियों को आईना दिखा रहे हैं, हो सकता है ऐसा मौका पश्चिम बंगाल में भी आ जाए। नहीं, आपने जो बोला एक मैं थोड़ा जोड़ दूं, वो तो जी जी। धनखड़ है और कोश्यारी यहाँ इनकी धड़कन बने बैठे। और जो दूसरी बात आपने कही थी, थोड़ा उसका भी मजाक कर लूं मैं, कि जो कमर में झुककर कोश्यारी का नमस्कार कर रहे संजय राउत, तो वो तो श्रीमान शिवसेना के कमांडर है, उसमें से डर तो निकल गया, कमान बची हुई दिखाई देती है उस फोटो में। भाव एक और अभी 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की भी उसको भी 1 साल हो गया, और उसी से निकले हुए बहुत सारे जो सवाल थे, जो आगे जाके परमवीर सिंह, और परमवीर सिंह के बाद सचिन वाजे और एनआईए और सीबीआई और ईडी और एनसीबी, वो सारा मामला अभी भी पूरी तरह से उलझा हुआ है और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कारण तो नहीं है कि ये तीनों के तीनों जो है ये रोज एक नए तरह का नृत्य करते रहते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि वो देखिए, इनको आपको बता दूं, जब 2019 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो एनसीपी के सातारा के एमपी जो है उदयनराजे भोसले, उन्होंने पार्लियामेंट का रिजाइन किया था और बीजेपी में आए थे, और फिर वहां का भी उपचुनाव डिक्लेयर हुआ था। तो पवार साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से खड़ा कर देंगे, जो कांग्रेस के थे। अब बंटवारा जो है, बंटवारे में वो जगह
एनसीपी के, फिर भी पवार साहब ने कांग्रेस के होकर भी पृथ्वीराज चौहान को वो जगह ऑफर कर दी थी। आपको मालूम है 1 घंटे में पृथ्वीराज चौहान जहां थे वहां से उन्होंने इनकार कर दिया, जी मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं होना है। तो पवार साहब कुछ देते हैं, उसका मतलब कितना डेंजरस होता है। ये उसी समय की बात है, अक्टूबर 2019 की। अगर ये उद्धव जी समझ नहीं पाए तो उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। पवार साहब ऐसे कुछ भी देते नहीं जिसमें आपका फायदा हो, उनका फायदा हो ना हो, लेकिन जिसको पवार साहब कुछ देना चाहते उसका तो फायदा होता नहीं। ये मेरा ख्याल है मैंने कहीं इस पर बोल भी दिया था कि पवार साहब महाराष्ट्र के राजनीति में बरमूडा ट्रायंगल है, उनके साथ जो जाता है वो गायब ही हो जाता है। तो हाँ, आप हंस रहे हो, लेकिन 20 साल पहले जब महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनी शिवसेना बीजेपी को बाहर बिठाने के लिए, उस समय जो जो आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी के 2-3 गुट थे, फिर जनता दल था, फिर पीडब्ल्यूडी शेतकरी कामगार पार्टी जिसको हम बोलते हैं, ये सब पार्टियां खत्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सिस्ट पार्टी, ये सब उसमें थे 1999 में। आज उसमें से कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में बची नहीं है, ना उस समय का कोई नेता बचा है। तो ये आप समझ सकते हो। तो उद्धव जी इतिहास भूलकर अगर पवार साहब के साथ गए तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, पवार साहब का फायदा, मैं उनको, पवार साहब को भारतीय राजनीति का सबसे निस्वार्थी नेता मानता हूं, पवार साहब को, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ बनाया नहीं, दूसरों का नुकसान जरूर किया है। दूसरों के नुकसान में अपना फायदा देखते रहे। अजीब है, लेकिन देखिए उन्होंने ना अपनी पार्टी बनाई, कभी वो पार्टी बड़ी बनाई, आप बताइए मुझे, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन उनके साथ जो गए उनकी पार्टियां तो, या उनको नेताओं को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये तो शायद अभी अभी उद्धव जी को पता चलता होगा कि मुझे लाकर बिठा दिया है, लेकिन जिस जगह पर बिठा दिया है वो आसन पर कितने कांटे हैं, कील है, वो अभी पता चलता होगा। सही कह रहे हैं। मैं नए दर्शकों से जो जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दर्शक जो हैं इस समय उनसे कहूंगा कि आपको जो प्रश्न पूछने वो प्रश्न आप कृपया सुपर चैट के माध्यम से पूछ लें। बाबू, ये आपने ये हमारे जो केस हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद जितने भी हुए हैं, सचिन वाजे, ये वो 1 2 3 4 5, इनके बारे में नहीं बताया। नहीं, ये तो चल रहा है। देखिए क्या होता है, जब केसेस चलती है तो बोला गया, आपको मालूम है उस समय, अब सीबीआई क्या बड़ा करने वाली है, बोला गया सीबीआई का स्ट्राइक रेट क्या है, उससे भी मुंबई पुलिस का स्ट्राइक रेट अच्छा है। एक बात हम भूल जाते हैं कि जब लोकल पुलिस या लोकल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गड़बड़ कर देता है, उसके बाद केस सीबीआई के पास आती है। तो अगर आपने जो केस थी वो और उलझा दिए, उसके समझो सबूत है खराब कर दिए, तो वो सबूत कहां से लाएगी। इसलिए सीबीआई का जो मामला होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसका कारण है कि किसी ने और कुछ खत्म करने के बाद आप लाके यानी एक डेड बॉडी, डेड ऑन अराइवल बोलते हैं ना, तो डेड ऑन अराइवल होते हैं, उसका रिवाइवल कैसे कर सकता है। बहुत समय तक वो केसेस कोमा में चली जाती है। आपको आरुषि का दिल्ली का केस मालूम है। तो अब जो कम से कम मेरा ख्याल है 60-70 दिन के लिए मुंबई पुलिस ये सब लिपापोती कर रही थी ना, लिपापोती कर रही थी। अगर आपने उसके जो सुशांत के पिता थे उनको मुंबई में आए, अंत्यविधि वगैरह हुआ था डेड बॉडी लेने के लिए, उस वक्त क्यों पूछा नहीं गया, भाई आपको कंप्लेंट लिखना है तो लिखो? नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया ये तो सुसाइड है। इसका मतलब ही सब रफा दफा किया गया था और करना चालू था।
इसके लिए तो उसके पिताजी ने वहां जाकर 0 एफआईआर दर्ज किया। लेकिन कुछ तो बातें निकल रही है, लेकिन उसमें भी और एक बात है मेरा ख्याल में, वो सुशांत के केस में और एक बात है, अभी तक रिया चक्रवर्ती की जो केस हाईकोर्ट में है उसका रिजल्ट नहीं आया, वर्डिक्ट नहीं आया कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो रद्द किया जाए। ऐसा 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 पीआईएल हाईकोर्ट में है रिया का। जब तक उसका कुछ निपटारा नहीं होता तब तक सीबीआई मेरा ख्याल आगे नहीं जा सकता। जी, वरना तो मेरा ख्याल है वजह की जो वजह ने कुछ जवानी दी है उसमें से बहुत बातें निकल कर आई हुई है, लेकिन उससे आगे जाना है या नहीं तो उसका काम चालू रहेगा। लेकिन जिस दिन ये निपटारा हो जाएगा हाईकोर्ट में, उसके दूसरे दिन एक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन काम तो चलता होगा। जी, वैसे पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने पंढरपुर उपचुनाव की भी चर्चा की थी, बाबू ने बताया था, उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो मैं ये देख रहा था कि कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ये चर्चा आ रही थी कि शिवसेना और भाजपा फिर से हाथ मिला सकती हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसा करना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो स्थिति, जैसा आपने उस समय कहा था, इस समय स्थिति ये है कि भाजपा अपने दम पर यहाँ चुनाव जीत सकती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ हो सकता है? इसके बाद फिर हम अब दर्शकों के प्रश्नों पर जाएंगे। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि कृपया अपने प्रश्न पूछ चले, इसके बाद हम आपके पास ही आएंगे। नहीं, बिल्कुल। एक बात ऐसी है, प्लीज, एक बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ आकर सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए, एक राजनीति में दो तरह के पैतरे होते हैं। ये सरकार जो है वो सरकार गिराने के लिए चाहे शिवसेना से हाथ मिलाया जा सकता है, फिर उसके बाद सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं, उस पर मैं साशंक हूं। और दूसरी बात यह कि शिवसेना इसमें फंसी है तो उसको निकालने के लिए बीजेपी क्यों जाएगी? मुझे नहीं लगता बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उससे अगले चुनाव में नुकसान बीजेपी का होगा। आपको याद होगा कि हेगड़े जॉर्ज फर्नांडिस के आग्रह से उस वक्त बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल से, जो पटेल नाम के चीफ मिनिस्टर से, उनके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया और बड़ा भारी नुकसान बीजेपी का हो गया था। और एसएम कृष्णा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने थे, क्योंकि जिस पटेल को गाली देते देते आप राजनीति कर रहे थे उनसे भी हाथ मिला लिया चुनाव में। उसकी भारी कीमत बीजेपी को कर्नाटक में भरनी पड़ी थी और उसके लिए 5 साल पीछे चली गई थी बीजेपी। और कृष्णा के बाद फिर धर्मा सिंह आ गए और फिर कुमार स्वामी से हाथ मिलाया गया वगैरह वगैरह, बात की बात है। लेकिन पहली गलती वहां हुई थी कि जिस पटेल या जेडीएस चीफ मिनिस्टर के देवेगौड़ा के असिस्टेंट थे उनके साथ हाथ मिलाया गया, उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। तो यहां भी हो सकता है, अगर बीजेपी करेगी गलती तो उसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। ओंकार जी, आप कह रहे थे कुछ? जी, मैं तो बस इसी पर कह रहा था जो भाव ने बता दिया है कि जो क्वेश्चन आपका मूल क्या था उस समय, मैं बिल्कुल एकदम भूल गया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है क्या कि ये जैसा कुछ, अच्छा, बीजेपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जो हालात इन्होंने कर दिए हैं महाराष्ट्र के, मैं शो में आने से पहले आंकड़े देख रहा था। 59 लाख अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं अकेले महाराष्ट्र से, और 1,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। तो जो हालत इन्होंने करके छोड़ी है और जो बीती है महाराष्ट्र की जनता पर, इतनी ज्यादा नाराजगी है इनके प्रति जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर 1,12,000 लोग मरे हैं तो आप समझिए
कि एक परिवार के हो सकता है 2-3 भी मरे हों, पर एक एक तो हम मान करके चलते ही हैं। तो 12 लाख, 1 लाख 12 हजार परिवार या 1 लाख परिवार ही अगर हम मान लें, तो वो उनके रिश्तेदार सबके सब नाराज होंगे, क्योंकि उस तरह की देखभाल, उस तरह के इलाज, उस तरह के उपाय हुए ही नहीं हैं कि थोड़ी बहुत बचत हो जाती, बचाव हो जाता। 12-13 करोड़ का एक राज्य, उसमें 1,12,000 लोग मर जाते हैं, 59 लाख संक्रमित हो जाते हैं। इससे डबल आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहां कुल 22-23 हजार ही लोगों की मृत्यु होती है। और पहली वेव में भी योगी ने राज्य को संभाल लिया। दूसरी वेव में जिस समय पूरे देश में हाहाकार था, उस समय वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी था, पर बाकी प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को उन्होंने जल्दी संभाल लिया। और अकेले चीफ मिनिस्टर थे पूरे देश में, जो हेलीकॉप्टर लेकर के हर जिले में पहुंच रहे थे, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, समीक्षा बैठकें कर रहे थे, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या सुस्ती है, उसको देख रहे थे और चीजों को नियंत्रित कर रहे थे। हमने तो नहीं सुना कि उद्धव ठाकरे मुंबई में कहीं गए हों तो गए हों, मुंबई के बाहर कहीं हेलीकॉप्टर या विमान लेकर के समीक्षा बैठकें करने गए हों, मैंने नहीं सुना। तो ऐसी स्थितियों में जो हालात इन्होंने करके छोड़े हैं महाराष्ट्र में, उसमें भारतीय जनता पार्टी इनसे क्यों हाथ मिलाएगी? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये अपने अंतर विरोधों से जब भी एक दूसरे से अलग होंगे, ये सरकार गिरेगी और विधानसभा चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोग और किसी को पसंद करेंगे नहीं। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने धोखा नहीं किया था, इन्होंने महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, उससे भी धोखा किया था, उस जनादेश को भी धोखा दिया था। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने तो भाजपा शिवसेना की सरकार के लिए जनादेश दिया था, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक तरीके से जनादेश दिया था। तो जनता इन चीजों को कभी भूलती नहीं है, और जब अवसर आता है तो वो अपनी नाराजगी छिपाती भी नहीं है, सबक सिखा देती है। तो जब भी विधानसभा भंग होगी, जब भी सरकार गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और मैं एक थोड़ा जोड़ दूं इसमें, अगर मैं थोड़ा जोड़ देता हूं कि एक बात होती है, देखिए आज अगर शिवसेना और भाजपा हाथ मिला लेती तो मान लो कि नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, उनको लूटने तो यूपीए ने दिया और भागे तो मोदी सत्ता में आए थे, और वही लोग यूपीए के बेशरम होकर पूछते हैं कि भागने क्यों दिया, लूटने किसने दिया उस पर बात नहीं करते। तो वैसी हालत बीजेपी की यहां हो जाएगी, क्योंकि आप अगर देखिए कि प्रेसिडेंट रूल भी आता है तो भी उसका जिम्मा सेंटर पर चला जाता है। तो इसलिए अभी इस समय सरकार गिराना भी बीजेपी के लिए पॉलिटिकली गलत होगा, सही नहीं होगा। जी, और अब कोरोना के बारे में आप क्या कहते हैं बाबू, जो महाराष्ट्र में जैसे कोरोना की हैंडलिंग हुई? नहीं, सरकार इसके लिए रेडी ही नहीं थी, रेडी नहीं थी। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी मिनिस्ट्री को चुप बिठा देते तो भी अच्छा काम होता, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा काम करती। लेकिन ये हर चीज में जाकर अभी देखो, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, लेकिन पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करते तो भी पार्टी की स्थिति अच्छी होती। इसी ढंग से अगर आघाड़ी सरकार जो है महाराष्ट्र का, वो चुपचाप मिनिस्टर बैठे रहते और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया होता, तो इससे अच्छी कोरोना की व्यवस्था होती। लेकिन हर मिनिस्टर, देखिए आप देखते रहिए, कैबिनेट होता है तो 2-3 मिनिस्टर बाहर निकलते हैं और अपने अपने तौर पर कुछ भी बोल देते कि कैबिनेट में क्या हुआ। ये कोई सरकार चलाने का तरीका है?
कौन चीफ मिनिस्टर है किसी को पता नहीं है। खुद उद्धव ठाकरे को भी अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं बताया। एक मिनिस्टर है कि भाई ये बोलेगा नहीं, 3 मिनिस्टर निकलकर 3 डिसीजन डिक्लेयर कर देते और एक के खिलाफ दूसरा भी बोलता है। तो इससे आपको पता चलता है तो ब्यूरोक्रेसी में क्या सिग्नल क्या जाता है कि क्या होना है। कि अभी देखिए लॉकडाउन लगने वाला था 1.5 महीने पहले, तो एक मिनिस्टर बोलता है नहीं सोमवार से होने वाला है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं चीफ मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा, तीसरा बोलता है, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अलग ही कोई फतवा निकल जाता है। तो इसको कारोबार बोलते हैं। उसमें तो पेशेंट बीच में मर गया। आप जो चर्चा करते बैठे हो उसमें तो पेशेंट मर गया। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, अब ऑक्सीजन कहां से आ गया। तो आपने किया क्या, सेकंड वेव। मैंने मराठी में वीडियो बनाया था गुस्से में आकर, और वो फरवरी के एंड का है कि गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोरोना को स्पॉन्सर कर रही है, ऐसा उसका शीर्षक मैंने हेडिंग दिया था। तो उसके बाद कम से कम 1 महीना निकल गया, सेकंड वेव आ गई, उसके बाद ये लॉकडाउन या सब रिस्ट्रिक्शन की बातें करने लगे। तो लोगों को ये पता, देखिए एक बात है कि आप कुछ भी बोलो, ये अच्छा है बुरा है वो कुछ भी करो, लेकिन जिसको भुगतना पड़ता है वो मीडिया पर निर्भर नहीं रहता कि भाई उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा काम कर रहे। जो भुगतने वाला है उसको तो तकलीफ होती है ना। उसको तो अभी देखिए 15 दिन पहले मेरी छोटी बहन का पति मर गया इसमें कोरोना में। मैं घर से निकलकर उनकी तरफ जा भी नहीं सका। तो अगर आप बोलोगे कि कारोबार अच्छा चालू है तो मैं मानूंगा? मैं मानूंगा? बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो लोग जो भुगत रहे हैं वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरी बात बताने का अवसर कब आता है। वो अवसर वोटिंग के टाइम आता है। बिल्कुल 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 सही है। तो अब